डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल, मिट्टी। कभी आपने सोचा कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हमारे नेचर में होता है और इसकी प्रोसेस क्या है, ये किस प्रकार से जो है वो बनती है और कौन कौन से कारक हैं जिनके माध्यम के द्वारा सॉइल का निर्माण हमारे नेचर में होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सॉइल के ऊपर ही है। तो आइए इसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं। मृदा निर्माण, डियर स्टूडेंट्स, सॉइल फॉर्मेशन। हमारे नेचर के अंदर मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए उपहारों में मृदा मनुष्य जीवन तथा मानव सभ्यता के लिए विकास के लिए सबसे सर्वोपरि है। आज भी कृषि जो है मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है और मृदा कृषि को निर्धारित करती है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता उन क्षेत्रों में पनपी है जहां उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सिंधु और नील जैसी नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी ने ही वहां पर मानव को बसने के लिए आकर्षित किया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी कृषि संबंधी उत्पाद हैं इसी सॉइल के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। तो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है मनुष्य के लिए, इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि हर एक प्रकार की फसलें इसी सॉइल के अंदर जो है वो उगती हैं। और अब हम देखेंगे इस स्लाइड में जो है कि सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है, मृदा की परिभाषा क्या है। तो पैडालॉजी के अनुसार मिट्टी भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जीवित जीव जंतु, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करते हैं उनको हम जो है पैडालॉजिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं जो मृदा का अध्ययन करता है। पैडालॉजी मृदा के अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान होता है। अगली स्लाइड में हम देखें कि सॉइल का जो कंपोजिशन होता है उसमें देखें हम कि जो सॉइल के अंदर 25% जो है एयर होती है और 25% वाटर होता है और 45% जो है उसमें जो है वो खनिज होते हैं और 5% जो उसमें जो है ऑर्गेनिक जो मैटर्स होता है वो उसमें जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो है हमारी जो है सॉइल जो है वो बनती है। अब अगली स्लाइड में देखें हम कि सॉइल की जो लेयर होती है उसको हम देखें तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है वो बेडरॉक आती है। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास बेडरॉक आएगी और इसके बाद पेरेंट मटेरियल आता है और सब जो है इसमें सॉइल आती है और उसके बाद टॉप सॉइल इसमें जो है वो रहती है और उसके बाद ऑर्गेनिक जो लेयर होती है जहाँ पे जो है प्लांट्स उगते हैं और जो पेड़ पौधे हैं इसी लेयर के ऊपर जो है वो होते हैं। अब जो सॉइल हॉरिजन्स है तो उसमें हम देखें तो बेडरॉक जो डी है वो बेडरॉक है और सी जो है हमारे पास पार्शियल जो वेदर्स बेडरॉक आती है और बी हमारे पास लिटिल ऑर्गेनिक
मटेरियल पार्शियल वेदर्ड रॉक आती है, और ए जो है टॉप सॉइल जो है उसमें जो वो रहती है, जो सबसे ऊपर होती है, जहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो है वो उगते हैं, जिसको हम जो है एक तरह से मृदा की जो है परिच्छेदिका भी जो है वो कह सकते हैं। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है, सॉइल फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। जब हमारे नेचर के अंदर अपक्षय एवं जो अनाच्छादन की प्रक्रियाएं हैं, उनके माध्यम के द्वारा चट्टानों को तोड़ फोड़ कर जो सेल चूर्ण के रूप में बदल जाता है, जिनमें कि चट्टानों से प्राप्त हुए खनिजों का मिश्रण होता है, बाद में धीरे धीरे पेड़ पौधों जीव जंतुओं का जो गला सड़ा अंश उसमें मिल जाता है, तो वो ह्यूमस जो वो बन जाता है। इसके अतिरिक्त इस सॉइल के अंदर जो है करोड़ों संख्या में जो है उसमें कीटाणु और अनेक जैविक पदार्थों पर पलने वाले अनगिनत जीवाणु भी जो है इसी सॉइल के अंदर होते हैं। मिट्टी में जल भी होता है जो पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। मिट्टी के जो रंध्र होते हैं उसमें वायु होती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस मिट्टी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी इसमें जो वो पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय जलवायु, पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणुओं के बीच में होने वाली आपसी क्रियाकलाप का अंतिम जो परिणाम होता है वो मिट्टी है, जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट जो है वो हमारे नेचर में जो होती है। अब इसमें देख सकते हैं आप जो है मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे जो वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ये रॉक सिस्टम इसमें दिखाया गया है जो अपक्षय और अपर्दन के माध्यम के द्वारा वो टूटती है, उसके बाद जो है वो सॉइल बनना आरंभ हो जाती है। अब मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जिसको हम बोलते हैं कि मृदा जो जनन है वो सबसे पहले अपक्षय के ऊपर ही निर्भर करती है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सॉइल में जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। और अब देखेंगे कि मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं जिनके माध्यम के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण के 5 जो हैं वो मेन जो है वो फैक्टर माने जाते हैं, फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। तो आइए हम इसका जो है एक एक करके इनका जो है अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आधारी चट्टान आता है, जिसको हम जो है जनक पदार्थ भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट आता है, उसके बाद हमारे उच्चावच आता है जिसको हम स्थलाकृति भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जीव जंतु आते हैं जिनको हम जो है एक जो है जैविक पदार्थ जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो है वो काल अवधि आती है, या विकास की जो अवधि है या समय है वो इसमें जो है वो आता है, और इसके माध्यम के द्वारा मृदा का जो है वो निर्माण होता है। तो आइए हम इनके बारे में एक एक जो है अध्ययन करते हैं। देखो 5 फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो मेन जो फैक्टर्स हैं आपके स्लाइड में देख सकते हैं हम, जो इसमें जो है वो स्थलाकृति है, क्लाइमेट है, टाइम है, और उसके बाद जो है वो आपका जो है मेन जो है वो जैविक पदार्थ जो आ जाते हैं, और पेरेंट मटेरियल आ जाता है, जिससे जो है वो मृदा बनना शुरू हो जाती है। अब इसमें देख सकते हैं आप जो है पहले आपका पेरेंट मटेरियल आ रहा है, क्लाइमेट आ रहा है, टोपोग्राफी आ रहा है, ऑर्गेनिज्म आ रहा है, और उसके बाद जो है
टाइम आ रहा है, और ये प्रोसेस जब हमारे नेचर में जो है वो बार बार जो है वो चलती रहती है, और उसके बाद जो है वो सॉइल बनती है, और इसी सॉइल के अंदर जो है वो पेड़ पौधे जो है वो उगते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है जो मेन जो कारक है, जिसको हम आधारी चट्टान बोलते हैं, जनक पदार्थ बोलते हैं। तो इसमें जनक पदार्थ, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो सॉइल फैक्टर्स जिसमें देखें आप जो है मेन जो है, तो यहाँ पे जो है एक पेरेंट मटेरियल जो है, एक रॉक्स इसमें जो है वो दिखाई गई है। तो इसमें ऊपर जो है जैसे विंड है, रेन है, या फिर जो है आइस है, या फिर हीट है, कोल्ड है, जब ये रॉक्स टूटती है, इसी रॉक्स के टूटने के माध्यम के द्वारा जो है वो जो है धीरे धीरे जो है सॉइल बनना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये पहला जो है वो मेन है कि मिट्टी के नीचे स्थित जो चट्टानी संस्तर होते हैं, आधारी चट्टान अथवा जनक पदार्थ इनको कहते हैं। इसका कारण यह है कि मृदा निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय से ही प्राप्त होता है। यूं तो तीनों प्रकार की चट्टानों में, जैसे कि इग्नेस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेट्रोफिक रॉक्स है, मृदा को खनिज प्रदान करती है, परंतु सबसे अधिक खनिज जो हैं वो अपसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि भूपृष्ठ पर अपसादी चट्टानों का ही विस्तार सबसे अधिक है। मिट्टी का रंग, संरचना और उसमें मौजूद जो खनिज मूल पदार्थों पर ही वो निर्भर जो वो करता है। तो ये पहला जो है जिसको हम जो है आधारी चट्टान या जनक पदार्थ जिसको बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं, या फिर उसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, इससे जो है वो पहला जो कारक है उसके माध्यम के द्वारा हमारा सॉइल बनना जो है वो शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास स्थलाकृति आ जाती है। तो स्थलाकृति में आप यहाँ देख रहे होंगे ये किसी एरिया की एक स्थलाकृति है, ये टोपोग्राफी है उस एरिया की जो है। तो स्थलाकृति के घटक में जैसे कि ऊंचाई है, उच्चावच है, ढाल है आदि, मिट्टी के जमाव तथा उसके अपरदन का प्रभाव वो डालते हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में नदी, हिम नदी, पवन द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है, और प्रायः मोटे कणों वाली मिट्टी की एक पतली परत जो रह जाती है, इसे जो है अवशिष्ट मृदा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ जिस एरिया की जिस प्रकार की स्थलाकृति होगी, तो वहाँ पे भी जो है जो मिट्टी निर्माण की प्रोसेस जो है वो अलग अलग होगी। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, पहाड़ है, मैदान है या पठार है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि कितने देर तक के बाद जो उस एरिया में जो वो मिट्टी जो वो बनती है। जैसे कि अगर किसी एरिया में बिल्कुल सिंपल ढाल है, तो वहाँ पे जो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है थोड़ी सी जो वो थोड़ी सी कम रहेगी, परंतु आदर्श जो है वो मानी जाएगी जो है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, ये आपका जो है एक किसी एरिया का जो है एक स्थलाकृति है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस भाग में ये रॉक सिस्टम इसमें दिखाया गया हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो है जो अपक्षय है, अपरदन है, उसके माध्यम के द्वारा ये रॉक्स टूट रही है और मिट्टी का निर्माण जो है वो हो रहा है। उसके बाद तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है, वो है जलवायु। मृदा के निर्माण में जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक फैक्टर माना जाता है। छोटी अवधि तक तो मूल जनक पदार्थों का महत्व होता है, परंतु लंबी अवधि तक जो है जलवायु का महत्व जो है अधिक जो वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि हम जो पश्चिमी राजस्थान के जो बालुआ पत्थर हैं तथा ग्रेनाइट के दो विभिन्न जनक पदार्थ हैं, परंतु शुष्क जलवायु के प्रभाव के कारण वहाँ पे जो है बालू मिट्टी का जो है वो वहाँ पे बालू मिट्टी जो बनना शुरू हो जाती है। तो जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा उस एरिया में, तो वहाँ पे जो है वो मिट्टी बनने की जो प्रोसेस है, तो वहाँ की जलवायु के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है। अगली स्लाइड में देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है सन है,
तो when a piece of the rock exposed to the sun, it is the outer part of the expands because it heats up the faster than the inner parts. तो जब सन की एनर्जी आती है तो हमारा जो रॉक सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे खनिज होते हैं जो दिन के समय जो है वो उनमें फैलाव आ जाता है, रात में के समय में वो सुकड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस जो है वो चलती रहती है और धीरे धीरे जो है रॉक्स जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से रात के समय में टेम्परेचर जो है कम हो जाता है तो उस वक्त जो है वो रॉक्स जो है वो सिकुड़ जाती है और उस वक्त उसमें क्रैक पड़ना भी जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो वंस उसके बाद जो रेनफॉल है वो भी जो है वो सॉइल निर्माण में जो हेल्प करती है। ये भी एक क्लाइमेट का एक मेन पार्ट माना जाता है, रेनफॉल भी जो है जिसके कारण जो है सॉइल बनती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आता है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैविक क्रियाएं हैं। तो जैविक क्रियाओं में आप देखेंगे इसमें मेन जो जैविक पदार्थ होते हैं इसमें वनस्पति होती है या फिर कीटाणु होते हैं या जीव इसमें जो वो शामिल किए जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्री को दिखाया गया हुआ है और उसकी रूट्स जो है काफ़ी नीचे तक जो है वो काफ़ी नीचे तक जो गहराई तक जो गई है। तो उसमें देखें ये रूट्स भी जो है क्या कर रही होती है कि इसके अंतर्गत जो जो हमारे वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, घास हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इनके पत्ते या जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है ना। इससे तेजी से जो है वो मिट्टी का निर्माण होना भी जो है वो शुरू हो जाता है जो है इसमें जो है। नेक्स्ट में देखें बायोलॉजी एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं जैसे कि चींटियाँ हैं या दीमक हैं या बहुत सारे ऐसे और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो मिट्टी के निर्माण, नई मिट्टी के निर्माण में जो है वो लगे होते हैं, जिसको हम जो है एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जो है वो जानते हैं। बहुत सारे जीव जो अर्थ के अंदर रहते हैं वो भी मिट्टी का निर्माण करते हैं। और इसके बाद हमारे पास रूट्स, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी मिट्टी का निर्माण करते हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो भी जो है वो मिट्टी निर्माण में जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ट्रीज है और वो किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो कैंचुआ का देख रहे हैं आप जो है, जो कैंचुआ होते हैं बहुत सारे जो कैंचुए हैं, अर्थ बॉम्ब्स हैं, वो भी जो है मिट्टी के नई मिट्टी का निर्माण जो है वो करते हैं। आपके घरों के आसपास या खेतों में भी जो है इस प्रकार के कोई वेस्ट मटेरियल होता है तो आजकल ऑलरेडी जो है वो इस प्रकार की जो है अर्थ बॉम्ब्स जो है वो किसान लोग जो है उसको पालते हैं और खासकर मिट्टी, एक नई मिट्टी और एक खाद के रूप में जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नई मिट्टी जो है वो होती है उसमें जो है पोषक तत्व जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम देखें काल अवधि, टाइम। जो काल अवधि है तो काल अवधि में हम देखेंगे मिट्टी के विकास की प्रक्रिया में उसके विकास की अवधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। मिट्टी के निर्माण का कार्य बहुत ही धीमा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में भी 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत को बनने के लिए 2 शताब्दियां लग जाती हैं। समय बीतने के साथ साथ मिट्टी के गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है और मिट्टी के विकास की 3 अवस्थाएं जो वो बताई गई हैं। तो पहली अवस्था में हमारे पास आता है युवावस्था आता है, दूसरी में प्रौढ़ अवस्था आता है और तीसरी अवस्था में जिसको जीर्ण अवस्था बोलते हैं या वृद्ध अवस्था बोलते हैं, उसमें मिट्टी की जो अलग अलग जो स्टेजेस उसमें जो आती हैं। अब युवा मिट्टी किसको बोलते हैं? नदियों द्वारा या फिर ग्लेशियर के माध्यम के द्वारा जो मिट्टी जो है निक्षेपित हो जाती है और जलोढ़क जो मिट्टी है या गोलसम जो मिट्टी होती है वो युवावस्था की मिट्टियाँ होती हैं। इसके बाद लंबे समय के बाद यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है नेचर में, तो वही जो है जो मिट्टी जो निक्षेपित हुई थी उसके ऊपर और मिट्टी आ जाती है, उसके बाद वो प्रौढ़ अवस्था में जो वो पहुंच जाती है।
तो मिट्टी की इस अवस्था में जलवायु और जैविक पदार्थों का शेष प्रभाव देखने को मिलता है। इस अवस्था में मृदा की जो प्रतिच्छेदिका है पूर्ण रूप से जो वो विकसित हो जाती है, जो पहले हमने डायग्राम में भी देखा है। इसमें सॉइल होरिजन या जो मृदिका परिच्छेदिका है उसमें आपने देखा होगा। और जलवायु के प्रभाव से मिट्टी में ह्यूमस तथा रंग उसमें जो है मिल जाते हैं और जन्य पदार्थों की प्रधानता जो उसमें समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो मिट्टी की अवस्था आती है, जिसको हम जो है बिल्कुल वृद्ध अवस्था या जीर्ण अवस्था जो बोलते हैं, उसको जो है ओल्ड स्टेज उसको जो बोलते हैं, ये अधिकतर जो है उष्ण कटिबंधीय भागों में ज़्यादा पाई जाती है तथा इसमें 10 वर्ष से लेकर 60 लाख वर्ष पुरानी जो है इसमें जो है वो मिट्टी जो है वो रहती है। तो ये काल अवधि भी जो है वो मिट्टी निर्माण में भी जो है वो समय जो है वो भी मिट्टी निर्माण के लिए जो वो सहायता जो वो करता है। थैंक यू।